हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर फॉर टीचर में। कैसे आप सभी आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सभी लोग आज जाएंगे और हम लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सरल रेखीय पथ पर गति या सरल रेखीय गति। तो इसमें हम लोगों ने कुछ चीजें सीख ली थी और आज हम लोग इसकी आगे सीखने का प्रयास करेंगे। तो कल हमने जो जो चीजें सीखी थी उसके बाद आज हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले बात तो हम लोगों ने देखा था कि सर सरल रेखी का मतलब क्या होता है। हमने बताया था सरल रेखी मतलब सीधी रेखा। दूसरा हमने बताया था गति का मतलब कोई चीज अपनी स्थिति का परिवर्तन, कोई चीज जिस अवस्था में है वो अपनी स्थिति को बदल देता है, उसको कहते हैं गति। तीसरा बात हमने कहा था दूरी के बारे में, सर दूरी क्या होता है। चौथी बात हमने करी थी विस्थापन क्या होता है। दूरी के साथ हमने चाल की भी बात करी थी और समय के बारे में भी बात करा था। ये हमारा कल का टॉपिक था और इतना हम लोग डिस्कस कर लिए थे और इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं बची। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ से आगे बढ़ने का, ठीक है। सरल रेखी गति हो गया, सरल रेखी हो गया, गति हो गया, दूरी, चाल, समय, विस्थापन। अब हम लोगों को यहाँ पर हमने एक प्रकार और भी देखा था, गति के प्रकार। गति के प्रकार में आप लोगों ने देखा था तीन स्थितियां देखी थी, एक बीमी, द्विबीमीय, माइंड में आप लोग रिवीजन करते रहा करिए, और एक था त्रिबीमी। आप लोग तुरंत अपने कॉपी में एक बीमी, द्विबीमी और त्रिबीमी का उदाहरण लिखें। एक बीमी, द्विबीमी और त्रिबीमी का उदाहरण लिखेंगे, तब तक हम आज नए टॉपिक जिसको पढ़ाएंगे उसके बारे में चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग गति के और अन्य प्रकार भी देखेंगे, जैसे असमान गति क्या होती है, दूसरा हम लोग देखेंगे एक समान गति क्या होती है, असमान गति क्या होती है और एक समान गति क्या होती है, इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे हर बात समझ में आए। जल्दी से आप लोग एग्जांपल्स लिखिए, असमान गति और एक समान गति। और जितने भी बच्चों के जो भी डाउट्स हैं वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। जितने भी बच्चों के जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। एक बीमी का मतलब हमने क्या बताया था, द्विबीमी का मतलब हमने क्या बताया था, जल्दी से लिखिए। एक बीमी का मतलब हमने ये बताया था कि कुल मिला जुला के कोई चीज जब सीधा चलता हो। एक बीमी का मतलब हमने कहा था जैसे रेलगाड़ी का पटरी या रेलगाड़ी जो गति करती है, रेलगाड़ी की गति क्या होती है, एक बीमी होती है, क्योंकि ये सीधा चलता है, एक ही दिशा में चलता है। द्विबीमी का मतलब होता है, द्विबीमी जैसे हमने एग्जांपल्स दिया था, कोई चीज ऊपर बढ़ रहा हो और इधर भी बढ़ रहा हो। जैसे हमने कहा था पतंग का उड़ना, पतंग का उड़ना, पतंग उड़ रही होती है तो गति ही तो कर रही होती है। आपको पता है पतंग यहाँ पर उड़ रही होती है, इस दिशा में आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऊंचाई पर भी है और इस दिशा में भी है, तो आपको दो डायरेक्शन मिले, एक तो ऊपर की तरफ और एक इधर की तरफ, तो ये दो बीमी गति हो जाता है। अब जैसे हम लोग एक गेंद को फेंकते हैं, गेंद की गति उदाहरण हो जाता है। जैसे हमने गेंद फेंका, गेंद ऐसे उड़ के ऐसे आ गई। आपको पता है गेंद पहले ऊंचाई पर गई, फिर इस दिशा में गई, फिर इस दिशा में, तीन दिशा में गई।
तो यहाँ पर त्रिविमी का मतलब गेंद की गति हो जाएगी, इसमें कोई किसी कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ से हम लोग इसको मिटाकर प्रयास करेंगे आगे समझने का, जो कि हमारा हो जाता है सर असमान गति तथा एक समान गति। असमान का मतलब क्या होता है? असमान का मतलब होता है सर जो समान ना हो। असमान का मतलब होता है सर जो समान ना हो। जैसे समान ना हो का मतलब क्या होता है? जैसे आपको पता है गति का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। गति का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ये गति का मतलब होता है। जैसे हम A से B तक गए, अब हमको पता होना चाहिए कि A से B तक जाने में मान के चलिए हमने यहां से यहां तक 20 सेकंड लिया, फिर यहां से यहां तक जाने में भी 20 सेकंड लिया, फिर यहां से यहां तक जाने में भी 20 सेकंड लिया, फिर यहां से यहां तक जाने में 20 सेकंड, और लास्ट फिर यहां से 20 सेकंड। आप देख रहे हैं कि ये यहां से यहां तक दूरी 5 है, 5 मीटर, यह भी 5 मीटर, यह भी 5 मीटर, यह भी 5 मीटर, यह भी 5 मीटर। आप देख रहे हैं कि सर जी यहाँ पर दूरी भी समान है, मतलब 5-5 मीटर की दूरी तय की, दूरी भी समान है। अब यहाँ पर समय भी समान है। क्या है? समय भी समान है। जब दूरी समान हो, समय समान हो, तो गति का मतलब क्या? हमारी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? स्पीड भी हमारी समान होगी, स्पीड भी हमारी समान होगी। लेकिन कैसे? देख लेते हैं। जैसे हमारी चाल है, एक बार हम 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहे हैं। कितने वेग से? 20 मीटर प्रति सेकंड, मतलब कि सर 1 सेकंड में 20 मीटर जा रहा है। फिर अगली बार हमने क्या किया? फिर हमारी स्पीड वही रही, फिर अगले 1 सेकंड में हमारी स्पीड 20 मीटर रही। समझ रहे हैं? मतलब कि हम 2 मीटर गए, पहले 1 मीटर गए तो 20 सेकंड, पहले 20 मीटर गए तो 1 सेकंड लगा, फिर अगला 20 मीटर गए फिर 1 सेकंड लगा, मतलब कि टोटल 40 मीटर गए और हमको 2 सेकंड लगा। तो आप देख रहे हैं कि हर जगह वही स्थिति बनी हुई है। तो कहेंगे कि नहीं, यहाँ पर देखिए ये चीजें समान है, यहाँ भी समान है, सब जगह समान है। तो इसी गति को क्या कह देते हैं हम लोग? सॉरी, एक समान गति क्या कह देते हैं? यहाँ पर हमने पहले एक समान गति के बारे में समझा दिया। क्या? एक समान मतलब कि जब चीजें हर चीजें क्या हो? समान हो, दूरी भी समान हो, समय भी समान हो, तो चाल अपने आप समान हो जाती है। तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? एक समान गति। हर चीज समान है तो भाई सीधी सी बात है एक समान गति। अब असमान गति का मतलब, जैसे हमने एक गाड़ी स्टार्ट करी, अपना गाड़ी स्टार्ट किए, यहां से यहां तक जाना है। आपको पता है कि यहां पर स्पीड, यहां से यहां तक हमारी स्पीड रही 30 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ा दिया, फिर हमारा स्पीड हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। फिर हम अपनी स्पीड को बढ़ा दिए 80 मीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर स्पीड बराबर है क्या? आप कहेंगे कि यहाँ पर ये जो स्पीड है वो हमारा समान नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी है। तो ये जो होता है इसमें समान था, इसमें समान नहीं है, तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? असमान गति। तो गति का एक और प्रकार होता है एक समान गति और असमान गति और एक समान गति। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ये चीजें जो है लिखवाने वाली ये चीजें लिखवाई जाएंगी, इसके लिए निश्चित रहे आप लोग। लेकिन इतनी बातें हैं, अभी तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अगला शब्द हम लोगों का जो आता है चाल तथा वेग। हर एक चीज के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चाल तथा वेग। चलिए चाल तथा वेग के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि सर चाल क्या होता है और वेग क्या होता है। कल थोड़ा सा डिस्कस किए थे चाल के बारे में, लेकिन आज हम लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न हमने पूछा था आप लोगों से, जरा बताइएगा कि दूरी 0 हो सकती है क्या? या दूरी और एक दूसरा शब्द हमने लिखा था विस्थापन 0 हो सकता है क्या? दूरी या विस्थापन, इसमें कौन सा सही है? पहला सही है कि दूसरा? तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे।
किसी के कमेंट्स को नहीं देखा जाएगा, आप लोग इसका जवाब दीजिए। दूरी पहला 0 हो सकता है कि दूसरा? आप कहेंगे सर दूरी कभी 0 नहीं हो सकती, ये विकल्प गलत है, विस्थापन हमेशा 0 हो सकता है, क्योंकि ये बातें हमने आपको कल समझाई थी। तो चलिए अब यहाँ से हमारा जो चाल होता है वो चाल क्या होता है? चाल को अगर बात करें इंग्लिश में तो स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीड। और वेग की बात करें तो वेग बराबर होता है वेलोसिटी। चाल बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है सर दूरी बटे समय। लेकिन वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे। जब दूरी की बात करी जाती है तो ये हमारा चाल कहलाता है, विस्थापन की बात करी जाती है तो ये कहलाता है वेग। आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि सर अगर विस्थापन 0 हो सकता है तो कहीं न कहीं वेग भी 0 हो सकता है। अगर विस्थापन की वैल्यू 0 होगी तो वेग की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। लेकिन क्या दूरी कभी 0 होती है? दूरी कभी 0 नहीं होती। क्या समय कभी 0 होता है? समय कभी रुकता है? नहीं रुकता, तो समय भी नहीं हो सकता। तो क्या चाल कभी 0 हो सकता है? चाल कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये बात पूछी जाती है कि क्या चाल 0 हो सकता है, तो आप कहेंगे चाल 0 नहीं हो सकता। तो ये हम लोग चाल के बारे में जान लिए, वेग के बारे में जान लिए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि सर चाल का जो मात्रक होता है, चाल का मात्रक, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। आप लिखेंगे दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक लिखेंगे सेकंड। तो कहीं ना कहीं सर चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर बटे सेकंड। तो यहां तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए चाल तथा वेग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ से मिटाते हैं चाल क्या होता है, ठीक है। और इसके आगे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक शब्द आप लोग सुने होंगे चाल में ही कि औसत चाल क्या होती है। चाल में ही आप लोगों ने देखा होगा औसत चाल। अभी चाल के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें आएगा औसत चाल, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि औसत चाल से संबंधित कुछ फार्मूला हमसे, औसत चाल का एक फार्मूला होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे ही जाते हैं। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? आप जितना कुल दूरी तय किए हो, कुल दूरी, और जितना आप कुल समय लिए हो, वही क्या हो जाता है? हमारा औसत चाल। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। जैसे हम क्वेश्चन 1 लिखते हैं, आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 1 करिएगा आप लोग इसका। एक आदमी 4 सेकंड में, यस का मतलब सेकंड समझिएगा, 4 सेकंड में 20 मीटर तथा 5 सेकंड में 25 मीटर तथा अगले 10 सेकंड में, अगले 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है, दूरी तय करता है। औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस चैप्टर में। हम बेसिक क्वेश्चंस इसलिए करवा रहे हैं कि आपके जो छोटे छोटे चीजें हैं पुरानी भूल गए हो, आप लोगों को याद हो जाए। तो चलिए इसको करिएगा, जल्दी से जवाब देके देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है और कितना उत्तर आता है। एक आदमी 4 सेकंड में 20 मीटर तथा 5 सेकंड में 25 मीटर तथा अगले 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है। औसत चाल ज्ञात करिए।
आप कुल दूरी जोड़ लेंगे और कुल समय जोड़ लेंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। हमने कल आपको एक बात बताया था कि सर जहां जहां दूरी होगा, दूरी का मान हमेशा किसमें दिया होगा? मीटर में। एक आदमी 4 सेकंड लगाए तो क्या ये दूरी है? नहीं है, 20 मीटर। तो पहले वो 20 मीटर चला क्योंकि कुल दूरी पूछा, तो कुल मतलब जोड़। फिर 5 सेकंड, क्या यह भी दूरी है? नहीं है, तो 25 मीटर फिर चला। फिर 100 मीटर चला, तो 25 और 20 कितना हो जाता है? 45। 45 में 100 जोड़ेंगे तो 145 मीटर वह कुल चला है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल दूरी वह कितना चला है? 145 मीटर। और वो कुल समय कितना लिया है? कुल समय लिया है सर, पहले तो 4 सेकंड लिया, फिर 5 सेकंड लिया, 9 सेकंड हो गया, फिर 10 सेकंड और लिया। 5 4 9 10 19। पहले 4 सेकंड लिया, फिर 5 सेकंड लिया, फिर 10 सेकंड लिया, फिर टोटल 19 सेकंड ले लिया। अब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 145/19, क्योंकि औसत चाल बराबर कुल दूरी 145 मीटर आ गई, समय आ गया 19। अब भाग दे दीजिए तो उत्तर आप लोग का ये जो दशमलव में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 19 का पहाड़ा पड़ेगा तो 19 दूना 38, 19 त्रिक 57, 1976, 19 बचे 95। अब यहां से आप ऐसे काट लीजिए, पहले 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133। चलिए 145। 1 3 3 3 2 5, यहाँ पर बचा 12, यहाँ पर 7 दशमलव पूछा है, मतलब कुल मिला जुला के यहाँ पर दशमलव में आप लोगों की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारा औसत चाल से संबंधित फार्मूला। ये है, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं चाल के प्रकार। हेडिंग डाल दीजिएगा चाल के प्रकार में सबसे पहली चर्चा जो हमने हमारी हुई है वो औसत चाल की। जो भी नोट्स है जब लिखवाया जाएगा तो सारी बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाई जाएंगी। तो चाल के प्रकार हो गया। तो चाल के प्रकार में सबसे पहला प्रकार हम लोग सीख रहे हैं औसत चाल। अब इससे रिलेटेड हम लोग फार्मूला देखिए। चलिए हो जाए जल्दी से, आप लोग मिटाते हैं। अब चाल का एक दूसरा प्रकार होता है, ये तो हो गया औसत चाल। अब इसी का दूसरा भाग होता है, दूसरा होता है तात्क्षणिक काल। तात्क्षणिक चाल ना कि काल। तात्क्षणिक काल का मतलब होता है, आप यहाँ पर एक शब्द देखिए, क्षणिक समय। क्षणिक का मतलब होता है जैसे आप किसी गाड़ी को स्टार्ट किए, गाड़ी को जैसे स्टार्ट किए, फिर आप गाड़ी का स्पीड यहाँ पर मेंटेन किए, फिर आपने गाड़ी का स्पीड स्टार्ट किया 20 मीटर पर सेकेंड, तुरंत इसकी एक्सीलरेटर बढ़ा के आपने कर दिया 30 मीटर पर सेकेंड, फिर तुरंत आपने इसका एक्सीलरेटर बढ़ा के स्पीड कर दी 40 मीटर। मतलब तात्क्षणिक चाल का मतलब ये होता है कि जो तुरंत बदलता हो, जल्दी जल्दी से जो स्पीड बदलती है उसी को कहते हैं तात्क्षणिक चाल। लिखकर तात्क्षणिक, क्षणिक मतलब क्या? क्षणिक समय में कोई चाल बदल रही है तो उसको कहते हैं तात्क्षणिक चाल। अब यहां से हम लोग देख लेते हैं, चाल के प्रकार था। अब यहां से हम लोग वेग के बारे में देख लेते हैं। वेग के प्रकार, वेग के प्रकार, तब हम लोग इसके बाद लिखने का प्रयास करेंगे। जितना पढ़ चुके उसके बाद लिखेंगे, फिर आगे बातें। अगला हो जाता है हमारा वेग के प्रकार। वेग का मतलब होता है इंग्लिश में वेलोसिटी, मतलब टाइप्स, मतलब प्रकार, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वेग के प्रकार हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारा हो जाता है एक समान वेग। आप तो जानते होंगे कि सर जैसे हमने देख लिया एक समान चाल, वैसे होता होगा एक समान वेग। दूसरा हो जाता है असमान चाल, असमान वेग, या इसी को कहते हैं परिवर्ती वेग, मतलब कि जो चीज बदलता हो, परिवर्ती वेग। तीसरा इसी प्रकार हो जाता है हमारा औसत वेग।
सेम वही चीज है सब, बस यहाँ पर चाल की जगह वेग हो गया है। और पांचवा जो हमारा हो जाता है, सॉरी चौथा जो हो जाता है वो हो जाता है ताक्षणिक वेग। अभी यही चारों पॉइंट्स आप लोग पढ़े हैं, अभी यही चारों पॉइंट्स आप लोग चाल में पढ़े हैं, तो क्या इसको वेग में बताने की जरूरत है? एक समान वेग का मतलब किसी चीज का वेग, अगर मतलब कोई चीज सीधा चल रहा हो, वेग का मतलब कोई चीज सीधा चल रहा हो और उसकी स्पीड हमेशा समान रही हो, पहले भी 20 रहा हो फिर 20 मतलब कि 20 मीटर फिर 20 मीटर जा रहा है, 20 मीटर, यहाँ पर 2 सेकंड ले रहा है, यहाँ पर भी 2 सेकंड ले रहा है, यहाँ पर भी 2 सेकंड ले रहा है, मतलब कि दूरी भी समान है, समय भी समान है हर जगह। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, एक समान वेग। अब आ गई सर असमान वेग। असमान का मतलब कि हमारा अब स्पीड 40 मीटर पहले रहे, फिर 60 हो जाए, फिर 30 हो जाए, और समय आपका पहले 2 सेकंड में था, फिर 1 सेकंड हो जाए, फिर 4 सेकंड हो जाए, मतलब 40 मीटर पर सेकंड यहाँ पे स्पीड लिखी दी है। तो कहीं ना कहीं स्पीड आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वेग जो है वो बदल रहा है। क्या है, वेग बदल रहा है, यहाँ पर बार बार बदल रहा है। परिवर्तन का मतलब क्या होता है, परिवर्ती वेग का मतलब बदल रहा है, तो यहाँ पर इसका वेग बदल रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं परिवर्ती वेग। अब औसत वेग का मतलब क्या हो जाएगा, जिस प्रकार औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, सेम इसी प्रकार हमारा औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, औसत वेग बराबर हो जाएगा कुल विस्थापन बटे कुल समय। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं, सभी लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और जो बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो औसत वेग, क्या औसत वेग 0 हो सकता है? इसका जवाब दीजिएगा, औसत वेग 0 हो सकता है कि नहीं? पहला ऑप्शन हाँ, दूसरा नहीं। बताइए। आप कहेंगे सर अगर विस्थापन 0 हो सकता है तो सीधी सी बात है औसत वेग भी 0 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा हाँ, औसत वेग क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। क्योंकि मान के चलिए आपको क्या है, वेग विस्थापन मतलब क्या हो, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर आप वहीं पर आ गए, तो विस्थापन क्या हो जाता है, 0। जब विस्थापन ये 0 हो गया तो मिला जुला के जब हम 0 ही हैं, कहीं गए ही नहीं है, तो उत्तर हमारा 0 ही आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम चाहते हैं इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स आप लोग लिखते चलिए। इतनी बातें आप लोगों को, अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ना आया हो तो वो कमेंट कर सकता है कि हमको ये चीजें नहीं समझ में आई। चलिए, सबसे पहला हेडिंग डालिएगा, आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए लिखिएगा, स्थिति या अवस्था। पहले हेडिंग डालेंगे स्थिति या अवस्था। आपको पता होना चाहिए यह 2 प्रकार का होता है। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में जो भी चीज पाई जाती है वो केवल 2 अवस्थाओं में पाई जा सकती है, या तो वो रुकी हुई मिलेंगी या तो वो चलती हुई मिलेंगी। तो पहला हम लोगों का हो जाता है स्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था लिखेंगे, लिखिएगा जब किसी वस्तु में
जब किसी वस्तु में समय बदलने के साथ साथ, हम हमेशा सरल भाषा लिखाने का प्रयास करेंगे, जब किसी वस्तु में समय बदलने के साथ वस्तु की स्थिति नहीं बदलती है, वस्तु की स्थिति नहीं बदलती है, उस अवस्था को स्थिर अवस्था कहते हैं। मतलब कि जैसे उदाहरण में आप लोग लिखिए, छत पर बैठा आदमी, अगर कोई आदमी छत पर बैठा है, वो देख रहा है कि आप उसकी घड़ी तो बढ़ रही है ना, समय तो बढ़ रहा है ना, लेकिन वो तो बैठा है। रुकी हुई ट्रेन, क्या लिखेंगे? रुकी हुई ट्रेन। ये सब किसके उदाहरण है? स्थिर अवस्था। अब दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, गति की अवस्था, या इसी को कहते हैं गतिक अवस्था। गतिक अवस्था, अवस्था या स्थिति दोनों एक ही चीज। लिखिएगा, जब किसी वस्तु में समय बदलने के साथ साथ वस्तु की स्थिति भी बदलती है, वस्तु की स्थिति भी बदलती है, उस अवस्था को गतिक अवस्था कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, लिखते समय यहाँ पर जैसे जो हेडिंग रहा करे ना, उसको अंडरलाइन करना, मतलब सॉरी इन्वर्टेड कामा में कर दिया करिए। ये चीजें अभी से सीखते चलिए, इंटर के छात्र हैं आप लोग, इस बात का ध्यान रखिएगा। गतिक अवस्था कहते हैं, ये बार बार बताने वाली चीजें नहीं है, ये सब प्रभाव डालता है जब आप लोग किसी भी एग्जाम में पेपर देते हैं, ठीक है। तो गतिक अवस्था कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण ये हो जाएगा, जैसे चलती हुई ट्रेन, चलती हुई ट्रेन, ट्रेन चल भी रही है, समय भी चल रहा है, कोई बात नहीं। चलता हुआ आदमी, चलता हुआ आदमी। लेकिन मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा हूं, बस में बैठा आदमी, बस में बैठा आदमी क्या गतिक अवस्था में है या रुका हुआ है? इसका जवाब आप लोग देंगे, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कौन बताए। बस चल रही है और उसमें आदमी बैठा, वो गतिक अवस्था है कि स्थिर अवस्था है? बताइए। आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सर बस में बैठा आदमी, बस में बैठा है आदमी, तो आदमी तो बैठा है ना, आदमी तो रुका हुआ है, तो आदमी रुका हुआ है सर, लेकिन गति क्या कर रही है? गति कर रही है बस। तो कहीं ना कहीं सर हमारा ये हो जाएगा कि बस में बैठा आदमी क्या है? स्थिर अवस्था में, और जो गति कर रही है वो गति कर रही है बस। फंसने वाले क्वेश्चंस हैं, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग फंस जाते हैं। अब ट्रेन में बैठा आदमी क्या हो जाएगा? चाहे बस में बैठा हुआ आदमी, अरे यार बैठा है तो रुका है ना, 100 की सीधी एक बात, समझ रहे हैं? तो इतना बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, स्थिर अवस्था हो गई, गतिक अवस्था हो गई। अब यहां से हम इसको मिटाने का प्रयास करेंगे और अगला पॉइंट लिखने का प्रयास करेंगे। आप लोग इतनी चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो स्थिर अवस्था और गतिक अवस्था में आप लोग अंतर समझ पा रहे होंगे।
चलिए अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, अगली एक दो हेडिंग और हम लोग लिख लेते हैं। चलिए यहाँ से हमने लिखवाया था आप लोगों को गति के प्रकार। गति के प्रकार में सबसे पहले हमने लिखा था एक विमीय गति। एक विमीय गति हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, एक विमीय गति। ठीक है, इसका इंग्लिश हो जाता है वन और विमीय का हो जाता है डायमेंशनल। अब इसका गति क्या हो जाता है, मोशन। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है एक विमीय गति। लिखिएगा यदि कोई वस्तु एक ही अक्ष या तो x या तो y, जैसे हमको पता है कि ये चीजें क्या होती है, y अक्ष होता है और एक x अक्ष होता है, तो कोई चीज या तो x दिशा में चल रही हो या तो y की दिशा में चल रही हो, दिशा में गति करे तो उसे एक विमीय गति कहते हैं। उसे एक विमीय गति कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिख लीजिएगा, सीधी चलती हुई ट्रेन एक विमीय का उदाहरण है। रोड पर चलता आदमी, रोड पर सीधा चलता आदमी, मतलब कोई चीज आदमी है वो सीधे चल रहा है, वो क्या है, एक विमीय गति का उदाहरण है। अब इसी प्रकार हम लोग लिख लेंगे, चित्र आप लोग बना लीजिएगा। एक विमीय का उदाहरण आप लोग ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा y, यहाँ पर लिख लीजिएगा x और चित्र ऐसे बना लीजिएगा एक विमीय। अब दूसरी हेडिंग हमारी हो जाती है द्विविमीय गति। द्विविमीय गति इंग्लिश हो जाता है टू डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति। टू डायमेंशनल मोशन को लिख लीजिएगा द्विविमीय गति। अब इसको मिटा देते हैं। लिखेगा यदि कोई वस्तु x तथा y या x तथा z दो अक्षों में गति करे तो उसे द्विविमीय गति कहते हैं। उसे द्विविमीय गति कहते हैं। उदाहरण लिख लीजिएगा, पतंग का उड़ना, पतंग का उड़ना। चलिए अब इसी में तीसरा लिख लीजिएगा, त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति यदि कोई वस्तु, थ्री डायमेंशनल मोशन लिख लीजिएगा इसका इंग्लिश। यदि कोई वस्तु x, y तथा
जेड तीनों अक्षों में गति करे तो उसे त्रिविमी गति कहते हैं। उदाहरण के लिए लिख लीजिएगा, जैसे गैस के अणुओं की गति, मतलब किसी भी दिशा में भागते हैं। जैसे सिलेंडर में गैस रहता है, आप देखेंगे कि वो चाहे इधर चले जाए, चाहे इधर चले जाए, चाहे ऊपर, चाहे किसी भी दिशा में चले जाएंगे, वो गैस के अणुओं की गति हो गई। ये सब क्या हो जाता है, त्रिविमी गति का उदाहरण हो जाता है। तो आशा करेंगे यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कुछ ऐसा है जो आप लोगों को ना आया हो तो आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे क्लास का टाइमिंग आप लोगों का बढ़ जाएगा, आप लोग इसके लिए निश्चित रहें। और जो भी डाउट्स आप लोगों को आ रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आप लोग संख्या बढ़ाएंगे, संख्या बढ़ाने का मतलब कि आप लोगों को जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके पास शेयर करेंगे। संख्या बढ़ने के साथ साथ क्या हो सकता है, इस क्लास की वजह से आपको पीडीएफ मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर जैसे आप लोग थोड़ा सा वो करेंगे तो जैसे संख्या बढ़ी रहेगी, तो जैसे क्लास एक चल पा रही है, इसमें फिजिक्स की चल पा रही है, तो शायद फिर केमिस्ट्री की भी चल पाए। इस तरीके से सभी सब्जेक्ट यहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल हो सकते हैं। पर इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, संख्या बढ़ानी होगी, समझ रहे हैं। और ये चीज़ें जो है ये भी बोर्ड भी बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आज हमेशा यही बोर्ड रहेगा। व्हाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड में हम लोग आ सकते हैं। जैसे ये चीज़ें लिखनी पड़ रही है ना, तो डिजिटल बोर्ड में क्या होता है, ये चीज़ें लिखी मिलेंगी आपको। पीडीएफ हमारे पास रहेगा, सीधा सामने लाएंगे, समझाते हुए चले जाएंगे। तो ये डिजिटल बोर्ड हो सकता है। लेकिन अभी इसके लिए आप लोगों को मेहनत करना है, संख्या बढ़ानी है। आप लोग जैसे आप सभी को पता है कि एक दोस्त हमारा अगर मिले तो उसके पास लगभग 3 से 4 या 5 दोस्त होते हैं। तो एक दोस्त चाहे तो 5-6 दोस्तों को जोड़ दे, तो लगभग अगर 20 लोग हैं तो 20 पंजे 100, समझ रहे हैं, लगभग 100 लोगों तक आप लोग जोड़ सकते हैं। काफ़ी बच्चे हैं भी पुराने और कुछ नए लोग भी हैं। तो इस तरीके से चलिए क्लास को आप लोग करिए, और जो भी डाउट है आप लोग पूछ लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए चैप्टर की पीडीएफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट का हमने ग्रुप में भेज दिया है, तो सभी लोग लिख लेंगे। और जो बच्चे नए ऐड होंगे वो 7753846482 इस पर ऐड हो जाएंगे। उनको क्या होगा, पीडीएफ अगर नहीं मिला है तो पीडीएफ मिल जाएगा, मैसेज कर दीजिएगा पीडीएफ के लिए। तो चलिए ठीक है, यहीं पर हम लोग क्लास को एंड करेंगे, फिर मिलेंगे हम आप लोगों से कल। तो आप लोग जरा बता दीजिए कोई डाउट है, वरना फिर क्लास को बंद करेंगे। चलिए, अभी तक किसी का कोई डाउट नहीं आया है। जो भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट जब क्लास एंड हो जाती है तो देखिए नीचे कमेंट बॉक्स होता है, उस कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट्स कर दिया करिए कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि और भी जो डाउट्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स आप लोगों की दूर हो जाएंगे, जो समझ में नहीं आता। पिछली क्लासेस आप लोग देख लीजिए, जिनको थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा है वो पिछली क्लास देख के लगभग 25 क्लास हो चुकी है, ये 26वां क्लास होगा आप लोगों का। हमें रोज 25 क्लास को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका पूरा नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा। और पहले चैप्टर का नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा मापन एंड मात्रक का, ठीक है। तो चलिए ठीक है, यहीं पर हम लोग क्लास एंड करना चाहेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।